हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग महान्यायवादी एवं महालेखा परीक्षक से जुड़े हुए प्रश्नों को करने वाले हैं और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जो लाइव चैट चल रहा है वहाँ पर आप लोग आंसर दे सकते हैं अगर आप लोग प्रीमियर सेशन से जुड़े हुए हैं, नहीं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर्स दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के बिना संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है? ऑप्शन ए भारत का महान्याय अभिकर्ता, ऑप्शन बी भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और ऑप्शन डी है भारत का महान्यायवादी। तो कौन है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है? तो आप लोग आंसर बताएंगे, क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर डी, भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी को पद के आधार पर संसद के सदस्यों के समान विशेषाधिकार प्राप्त होता है। अनुच्छेद 88 में उल्लेख है कि महान्यायवादी संसद की सदस्यता के बिना दोनों सदनों की बैठकों में भाग लेने का अधिकारी है, किंतु मत देने का अधिकार उसके पास नहीं है। तो भारत का जो महान्यायवादी है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना क्या कर सकता है? संसद की सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन उसे वोट का अधिकार नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि वोट का अधिकार उसके पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो अभी हमने किया, कौन ले सकता है? महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिना संसद सदस्य हुए निम्नलिखित में से किसको संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो किसको है? महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4, संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? मंत्रिमंडल सचिव को, महान्यायवादी को, महालेखाकार को या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? तो संसद के सदस्य तो लेते ही हैं सदन की कार्यवाही में भाग, लेकिन उसके अलावा कौन है जो संसद की सदनों की कार्यवाही में भाग लेता है? तो कौन लेता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। संसद सदस्यों के अतिरिक्त महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5, बिना संसद सदस्य हुए निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी है? तो महान्यायवादी। देख रहे हैं आप लोग किस प्रकार से एक ही तरह के क्वेश्चंस को बस भाषा का हेर फेर करके, शब्दों का हेर फेर करके एक ही प्रश्न को कैसे बार बार पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है आपको बताना है। क्या ये प्रधानमंत्री है, संघ लोक सेवा आयोग है, राष्ट्रपति है या इनमें से कोई नहीं है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। किसे करेगा? जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता चाहिए होती है उसकी पूर्ति कर रहा हो। अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। उसका कर्तव्य ऐसे विधि संबंधी विषयों पर मंत्रणा देना है यानी सलाह देना है जिन्हें राष्ट्रपति उसे भेजे या सौंपे। अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। और अनुच्छेद 76(4) के अनुसार
महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। तो उसकी पदावधि क्या है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति की जब तक इच्छा होगी तभी तक वो अपने पद को धारण रख सकता है या कर सकता है। और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे, यानी उसे उतना ही वेतन मिलेगा जितना राष्ट्रपति चाहे। अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी को संसद के किसी सदन में बोलने तथा उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है, किंतु संसद में मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस प्रकार होती है? राष्ट्रपति की अध्यक्षता में गठित वित्तीय कॉलेजियम द्वारा, संसद की लोक लेखा समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा, या फिर नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा। तो जो एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है उसकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है? बताइए जल्दी से। कैग की नियुक्ति किस प्रकार से होती है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, संविधान के अनुसार अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148(1) के तहत राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अभिपत्र द्वारा करता है। उसे उसके पद से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति द्वारा अर्थात कदाचार अथवा असमर्थता का आरोप लगाकर संसद के दोनों सदनों द्वारा आशय का प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। किसे? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 148(1) के अनुसार। और उसे हटाया किस प्रकार से जा सकता है? जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी कि कदाचार अथवा असमर्थता के आरोप लगाकर संसद के दोनों सदनों द्वारा अगर प्रस्ताव पारित किया जाता है तो उसे हटाया जा सकता है। जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो। यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध में सभी वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं। तो इनको जो वेतन या पेंशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है? भारत की संचित निधि से। तो आज हमने महालेखा परीक्षक और महान्यायवादी से जुड़े हुए प्रश्नों को किया। आप लोग अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने इसमें से सही किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संसद, राज्यसभा और लोकसभा समितियों से जुड़े हुए प्रश्नों को करने वाले हैं। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग प्रीवियस सेशन से जुड़कर उसमें आंसर कर सकते हैं और इसी समय अपने स्कोर को शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।